नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 12 लेकर आया हूं। गजब का पेपर है, गजब का लाजवाब पेपर है साथियों। पूरे ही 30 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर, बिल्कुल नए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश क्या रहेगी कि भाई 25 क्वेश्चन आपके सही हो, ऐसा आपका प्रयास होना ही चाहिए। पूर्णतः नवीन प्रश्न है, इसी पैटर्न पर आपके पेपर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। जिनके भी रीट में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर है ये। तो प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है, उन दोनों में से जाने कौन खेलेगा। यह वाक्य है प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, विस्मयार्थक। तो वाक्य को देखिएगा साथियों कि भाई उन दोनों में से जाने कौन खेलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई एक बार आप राइट आंसर का चयन कर लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। संदेहार्थक वाक्य है ये। संदेहार्थक क्यों है? अब आप कहोगे कि सर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। तो देखो ये तो मैंने ऐसे ही लगाया है। ऐसे कैसे लगाया देखिए, उन दोनों में से जाने कौन खेलेगा। इसमें हमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। लेकिन यहाँ बाद में मैंने फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए था, बट टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ शायद ऐसा। तो साथियों यहाँ पर ये प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। तो ये संदेहार्थक वाक्य है। प्रश्न संख्या 1 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो कि सर ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो, उससे हमें क्या मतलब है, हम तो प्रश्नवाचक करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा साथियों, इसमें संदेहार्थक ही आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न का पूछ रहे हैं साथियों, यहाँ पर तो संदेह प्रकट हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ रिक्त स्थान है, पूर्ति करना है इसकी। कक्षा के भीतर का क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। देखभाल केंद्र कहते हैं उसे, संगीत केंद्र कहते हैं, लर्निंग केंद्र कहते हैं, या अध्ययन केंद्र कहते हैं। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कि भाई ये जो रिक्त स्थान है इसकी जगह यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके सटीक बैठेगा साथियों। तो दूसरे क्वेश्चन में राइट आंसर देख लेते हैं कि भाई कौन सा विकल्प सही है। तो उसको लर्निंग केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लर्निंग केंद्र। थर्ड विकल्प जो है साथियों वो सही रहेगा। देखिए, लर्निंग केंद्र कक्षा के भीतर का क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। मतलब यहाँ पर लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखने का स्थान। तो साथियों लर्निंग केंद्र या फिर सीखने का जो स्थान है उसमें ही बच्चों को विकास के विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्रियां मिलती है। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो भाई इससे हाई लेवल नहीं रहने वाला है आपके रीट में, इसी लेवल का आपके पेपर बनने वाला है। तो फिर बिल्कुल अच्छे से सीरियस होकर इस टेस्ट को देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, मेरी राय से आप चले जाइए वाक्य में अशुद्धि है। कारक संबंधी, क्रिया संबंधी, संयोजक शब्द संबंधी और वचन संबंधी। तो देखो, मेरी राय से आप चले जाइए, इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो रहेगी साथियों कारक संबंधी। प्रथम विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नहीं आता है, आना चाहिए मैं। मेरी राय में आप चले जाइए, तो से की जगह मैं का चिन्ह होना चाहिए। अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये वाक्य रहेगा। और यहाँ पर साथियों ये जो से शब्द है ये गलत है। कर्तव्य में कर्म को करण से अथवा के द्वारा नहीं लगेगा इसमें, इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 4 है, छात्रों के अधिगम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में, छात्रों को ग्रेड देने में, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने में, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने में। तो दीजिए राइट आंसर कि भाई कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा साथियों। तो थोड़ा टाइम दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन समझकर उत्तर देने वाला प्रश्न है ये। राइट आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। देखो, छात्रों के अधिगम का समय समय पर मूल्यांकन यदि आप करते हो तो इससे क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और शिक्षण विधियों में ये चीज मदद करती है साथियों। ग्रेड देना, बुद्धि की पहचान करना, योग्यता के बारे में जानना, उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रथम विकल्प है। इसलिए प्रथम विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर।
पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। इनमें से किस वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, पहला मुहावरा। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं, दूसरा मुहावरा। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, तीसरा मुहावरा। और कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुत गई। तो साथियों ये 4 मुहावरे हैं, इनमें से आपको वो मुहावरा देखना है जो कि आपको सही लग रहा है। सही मुहावरा कौन सा है प्रश्न नंबर 5 में? राइट आंसर बता दूं? ओपन करते हैं आंसर को। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। साथियों यहां पर यह मुहावरा सही है, लेकिन तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए आना चाहिए, भर गए नहीं, ये गलत हो गया। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म नहीं, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये ऐसा होना चाहिए। कुसंगति से उसके तन पर नहीं, उसके मुंह पर कालिक पुत गई, ऐसा होता है साथियों। तो ये तीनों क्या हो गए? अशुद्ध हो गए, इसलिए 5वें में थर्ड विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन की सबसे मुख्य विशेषता है विश्वसनीयता, व्यापकता, जांच में सुगमता, व्यावहारिकता। चारों ही मूल्यांकन की विशेषता है। इस प्रकार के प्रश्नों में या तो आपको बोनस दे दिया जाएगा या जो विकल्प सही माना जाएगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमको तो क्या करना है, भले बोनस दे, भले प्रश्न को डिलीट करे, कुछ भी करे, लेकिन हमको जो सबसे बेस्ट लगता है हम उसी विकल्प को चुनेंगे साथियों। ऐसा नहीं है कि 2 विकल्प सही लग रहे तो दोनों पे गोले भर दिए, गलत, बिल्कुल, फिर तो आपको नंबर मिलना ही नहीं है। प्रश्न को छोड़ दिया, नंबर मिलना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। सबसे बेस्ट होती है विश्वसनीयता। क्या होती है? विश्वसनीयता सबसे बेस्ट होती है साथियों दिए गए विकल्पों में से। तो हम प्रथम विकल्प पर रहेंगे। अब चाहो तो आप व्यापकता, जांच में सुगमता, व्यावहारिकता, इन पे भी जा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? विश्वसनीयता है। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? विश्वसनीयता पर। प्रथम विकल्प सही है 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़े हो वह वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा साथियों? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो करें ओपन इसका राइट आंसर। हम उसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे उसको? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़े होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं साथियों संयुक्त वाक्य में हमेशा। सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। उपचार, प्रगतिपरक, शिक्षण में सुधार। निदान, उपचार, प्रगतिपरक, निदान, प्रगतिपरक, शिक्षण में सुधार। तो भाई यार इस क्वेश्चन ने तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूज किया, और अब भी ऐसा लगता है कि 99% तो ठीक है, लेकिन 1% में जो देखो अलग अलग प्रश्नों के उत्तर आपको अलग अलग किताबों में, एक ही प्रश्नों के उत्तर अलग अलग मिल जाएंगे साथियों अलग अलग जगह देखने पर। तो देखो शिक्षण में निदान और उपचार तो करना ही करना है, तो फिर यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है इसमें निदान तो है ही नहीं, तो हम इसको तो हटा देते, ठीक है। अब यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा विकल्प बचा है साथियों। अब निदान करेंगे तो उपचार भी करना पड़ेगा, तो इसमें उपचार तो है ही नहीं, तो फिर हम इसको भी हटा देते हैं। दूसरा और चौथा विकल्प यदि हट गया तो या तो पहला विकल्प सही है या तीसरा विकल्प सही है, निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार या निदान, उपचार और प्रगतिपरक। तो साथियों मैं यहां पर जाऊंगा विकल्प नंबर 3 पर, निदान, उपचार और प्रगतिपरक। साथियों मूल्यांकन में प्रगतिपरक भी तो होता है। अब यहां पर निदान, उपचार कर लिया, शिक्षण में सुधार तो बिल्कुल ये भी किया जाता है, बट प्रगतिपरक ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों यहां पे। तो देखो शिक्षण में सुधार तो उपचार के माध्यम से भी हो रहा है, समझो बात को थोड़ा सा, शिक्षण में सुधार तो उपचार के माध्यम से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निदान, उपचार के साथ प्रगतिपरक भी एक्स्ट्रा चीज है, तो इसलिए मैं यहाँ थर्ड विकल्प पे गया। बट आप लोग प्रश्न संख्या 8 के लिए कमेंट जरूर करिएगा, पहला या तीसरा किस पर हो आप जरूर बता कर जाए साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई लोकोक्ति का अर्थ है। भाई लोकोक्ति है ये, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो विकल्प है, एक जैसे समान रथ होने पर भी एक रथ में दोष निकालना।
गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं है, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। तो बताइएगा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। गलती होने पर भी सामर्थ्यवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। सामर्थ्यवान जो पावर वाले लोग होते हैं, अगर वो गलती भी कर दें तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो एक गरीब, एक जो सामर्थ्यवान नहीं है, कमजोर है, थोड़ी सी गलती पे उसको जाने क्या क्या कर जाते हैं लोग उसका। तो साथियों इसीलिए कहा गया है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ मतलब सामर्थ्यवान से लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 में सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं, सांच को आंच नहीं, इस प्रकार से होता है साथियों। ये तो अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, थोता चना बाजेगा ना, ठीक है। या फिर और भी कई सारे ले सकते हैं, बट यहाँ पर सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष है एकाग्रता, अर्थग्राह्यता, निरंतरता और क्रमबद्धता। तो बताइएगा 10वें क्वेश्चन में भाई आपका कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि यार ये पहला सही है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? तो ओपन करते हैं राइट आंसर, दूसरा विकल्प अर्थग्राह्यता आपका सही आंसर है। अर्थग्राह्यता मतलब अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन, मन ही मन में पढ़ रहे हो, मानसिक रूप से क्रिया हो रही है, तो साथियों उसका अर्थ ग्रहण होना जरूरी होता है। और मौन वाचन इसीलिए किया जाता है अर्थ ग्रहण में त्वरितता लाने के लिए, तेजी लाने के लिए। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर, देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 को। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 11 है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। निर्विवाद, अत्याचार, निरंकुश और प्रत्यभिज्ञान। तो 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा साथियों कि भाई आपका कौन सा विकल्प है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा प्रथम विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो राइट आंसर है। तो देखो यहाँ पर आपको 2 उपसर्गों का जो प्रयोग नहीं हुआ है उस विकल्प का चयन करना है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। निरंकुश में एक ही उपसर्ग लगा हुआ है, निरुपसर्ग। बाकी प्रत्यभिज्ञान जो शब्द है, प्रति प्लस अभि प्लस ज्ञान, 2 उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। अत्याचार जो शब्द है, अति प्लस आ, ये 2 उपसर्ग इसमें है। निर्विवाद जो शब्द है, निर प्लस वी, 2 उपसर्ग इसमें है साथियों। तो आपके विकल्प नंबर 3 में ओनली 1 उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 12। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सबसे उपयोगी शिक्षण प्रविधि है। देखो और बोलो प्रविधि, सुनो और बोलो प्रविधि, ध्वनि साम्य विधि और अभ्यास प्रविधि। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास यदि आपको करना है, देखो इस टेस्ट में 2-3 प्रश्नों में तो आपके कंफ्यूजन रहेगा, आपको लगेगा कि यार इसमें ये है, मैं दूसरा बताऊंगा, फिर आप कमेंट करोगे, तो वो होना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपका होने वाला है साथियों। तो देखो हालांकि पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझा पाऊँ कि किस प्रकार ये सही है जो मैं बता रहा हूँ आपको साथियों। राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 2, सुनो और बोलो प्रविधि। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति यदि आप कर रहे हो तो आपको पहले सुनना पड़ेगा, फिर उस चीज का उत्तर दोगे। तो साथियों सुनो और बोलो प्रविधि यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 12 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है आपके, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का, हरा से हरियाली, जाति से जातियां, बच्चा से बचपन, पुस्तक से पुस्तकालय। कौन सा विकल्प सही है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक? तो हरा, हरा शब्द क्या है? जातिवाचक है क्या? हरा शब्द क्या है? विशेषण। तो फिर ये तो गलत हो गया। जाति, जाति से जातियां, जातियां शब्द कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। बच्चा शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और बच्चा प्लस पन शब्द बनता है बचपन, जो कि भाववाचक का उदाहरण है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न नंबर 14, रचना में मुख्य भूमिका किस लेखन की रहती है? निबंध लेखन की, पत्र लेखन की, कविता लेखन की और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ रचना में मुख्य भूमिका किसकी है? निबंध, पत्र या कविता? किसको सही करोगे?
साथियों जी हाँ, बिल्कुल आप सही हो, आपने चुना है निबंध लेखन। प्रथम विकल्प यदि आपने चुना है तो आपका राइट आंसर रहेगा निबंध लेखन में। साथियों हम निबंध को अपने शब्दों में लिखते हैं। पत्र लेखन और कविता लेखन की उतनी भूमिका नहीं रहती है जितनी निबंध लेखन की रहती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15वां क्वेश्चन आपके है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द देखना है। निरोग, निरोग में छोटा नी है, ठीक है। चक्रपाणी में णी जो है उसमें बड़ी की मात्रा लग रही है। निरपराधी और प्रतिनिधि, तो साथियों निरपराधी में ध में बड़ी की मात्रा लग रही है और प्रतिनिधि में तीनों में प्र प्लस ती नी धी, तीनों में छोटी की मात्रा लग रही है। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में भाई आपका कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा शब्द आपको शुद्ध लग रहा है? 15वें प्रश्न में सही विकल्प का चयन करो। देख लेते हैं सही आंसर। साथियों राइट आंसर है प्रतिनिधि, चौथा विकल्प। निरोग में बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, गलत है। चक्रपाणी में छोटी की मात्रा आनी चाहिए, गलत है। निरपराधी शब्द शुद्ध नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द होता है निरपराध। क्या होता है? निरपराध, ये शुद्ध शब्द होता है। इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 सही है 15वें में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। तो आपके 16वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनोवैज्ञानिक है कहानी, नाटक, कविता और घटना वर्णन। इनमें से मनोवैज्ञानिक क्या है? प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर बताओ। मनोवैज्ञानिक किसको कहोगे आप? घटना वर्णन को, कहानी को, नाटक को या कविता को? बताओ जल्दी आंसर, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर साथियों यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है, कहानी मनोवैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ साथियों? मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली। तो सर्वाधिक किससे होता है, इसलिए आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 16 में। अब आप कहोगे कि नाटक भी है, कविता भी है, घटना वर्णन भी है। नहीं, मनोवैज्ञानिक सिर्फ कहानी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? भवदिया, यम, बाल और घी। बताओ कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है? 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिए कि भाई पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। साथियों भवदिया शब्द आपका जो है वो एक स्त्रीलिंग का उदाहरण है। यम, बाल और घी तीनों ही पुल्लिंग के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18, 18वां क्वेश्चन है। ये देखिए प्रश्न नंबर 18 को, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। विकल्प को देखो। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है और भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपको कथन जो है वो सत्य नहीं लग रहा है? प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। आपके विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है साथियों। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अनुवाद करते हैं तो फिर मतलब अधिगम करते हैं भाषा का, तो अनुवाद का भी सहारा लिया जाएगा। इसलिए थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। तो आपके 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही युग्म है? गुड़िया का गुड़िया, ईश्वर का ईश्वरों, चाचा का चाचे और हवा का हवाएं। बताइए भाई आपके ये वचन की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया है। तो हवा का हवाएं नहीं होता है, गलत है ये। चाचा का चाचे नहीं होता है। ईश्वर का ईश्वर तो एक ही होता है, ईश्वर का भी नहीं होगा बहुवचन, लेकिन गुड़िया का गुड़िया होगा साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है। केवल कहानियां अथवा कविताएं उनकी पाठ्य पुस्तक में हो, केवल विदेशी साहित्य की रचनाएं उनकी पुस्तक में हो, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो बताइए प्रश्न नंबर 20 में कि भाई प्राथमिक स्तर पर आप भाषा की पाठ्य पुस्तक बना रहे हो तो उसमें कौन सी रचनाओं को प्रमुख स्थान दोगे? 20वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन करो साथियों।
आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ऐसे पाठ जो ऐसी रचनाएं हैं उनको हमें पाठ्य पुस्तक में स्थान देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके परिवेश से संबंधित चीजें रहेगी, जल्दी सीखेंगे। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। अकबर ने लिखा था यार, टाइपिंग मिस्टेक है ना। अकबर ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। तो बताओ, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, काल का कौन सा रूप रहेगा? साथियों, अगर वाक्य होता अकबर ने पुस्तक पढ़ी है तो फिर वहां पर आपका राइट आंसर आसन्न भूत होता। अगर वाक्य होता अकबर ने पुस्तक पढ़ी थी तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता। वाक्य है अकबर ने पुस्तक पढ़ी, तो साथियों वो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि पढ़ी मतलब भूतकाल में चला गया वो। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके 22वां क्वेश्चन, निगमन विधि का आधार है उदाहरणों से सूत्र की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से निगमन विधि का आधार क्या होता है? प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर जो है का आधार होता है सूत्र से उदाहरण की ओर। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए 23वां क्वेश्चन, आपके 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा प्रणाली में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है? तो देखो, शिक्षा प्रणाली समास पूछा गया है। एक बार समास विग्रह कीजिए और फिर आंसर दीजिए, तो उससे क्या आप सही उत्तर बता दोगे। तो साथियों राइट आंसर है शिक्षा प्रणाली में तत्पुरुष समास है। शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली होती है साथियों, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। थर्ड विकल्प सही है 23वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 24, निम्न में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है? तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। तो इनमें से व्याख्यान विधि का कौन सा पद नहीं है? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। आपके जो सही आंसर है 24वें प्रश्न में, यहाँ पर प्रयोग व्याख्यान में नहीं किया जाता है। प्रयोग तो साथियों आगमन वगैरह जो विधियां हैं उनमें किया जाता है, जो बाल केंद्रित विद्या होती है, इसलिए आपके सेकंड विकल्प सही है। बाकी तैयारी, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन आप व्याख्यान में करते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, आपके 25वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है? कामदेव का पर्याय नहीं है। अनंग, मदन, पुष्पधनवा और शचीपति। तो 3 तो कामदेव के पर्यायवाची है, लेकिन एक पर्यायवाची कामदेव का नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। देखो, अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है, मदन भी कामदेव का पर्यायवाची है, पुष्पधनवा भी कामदेव का पर्यायवाची है, लेकिन शचीपति, साथियों शचीपति तो इंद्र का पर्यायवाची है, इसलिए आपके चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न नंबर 26 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ नहीं है, स्मिथ लिखा था, स्मिथ की, ब्रायन की या पिंटर की? तो देखो, साइलेंट रीडिंग जिसमें मौन वाचन के बारे में बताया गया है, और ये जो रचना है ये ब्रायन के द्वारा की गई है साथियों। थर्ड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो के लिए एकल शब्द होगा। भाषा का पूरा ज्ञान हो के लिए बहुभाषी, भाषाविद, भाषा ज्ञानी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो उसको हम भाषाविद कहेंगे। अलग अलग बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी कहलाता है। भाषा ज्ञानी जैसा कोई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सेकंड विकल्प 27 में सही है। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। आपके 28वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28 है साथियों आपके, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ये स्पेस देना भूल गया ना, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी प्रणाली, व्यास प्रणाली और तुलना विधि। तो देखो, इनमें से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी रहेगी? आपके सेकंड विकल्प में जो व्यतिरेकी विधि है ये द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि होती है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 28 में सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां प्रश्न। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करिएगा,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर मोटिवेट करें साथियों। देखिएगा इसके बाद में एक और टेस्ट आ रहा है 8 बजे और शाम को वापस एक और टेस्ट आएगा। तो इसी प्रकार से आप शाम का जो 4 बजे वाला टेस्ट होता है उसको अटेंड करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो 29वां क्वेश्चन, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, वाक्य है ये, है ना। वाक्य में राधे के बाद में लगे विराम चिन्ह के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा लग सकता है? अर्ध विराम, अवतरण चिन्ह, संबोधन चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो देखो राधे, यहां पर साथियों क्या किया जा रहा है, यहां पर राधे पुकार की जा रही है, संबोधन किया जा रहा है, तो इसलिए संबोधन चिन्ह यहां पर सबसे बेस्ट रहेगा। थर्ड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कमेंट करके जाइएगा। क्या करोगे कमेंट कि इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और क्या करोगे कमेंट कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट हो। ठीक है, ये चीजें कमेंट करा करो। बाकी जो दूसरे कमेंट करते हो तो वो तो बंद कर दो भाई, ऐसे उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपके 30वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 30, ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य है मूल्यांकन, चरित्र चित्रण, संश्लेषण और स्वाभाविकरण। बताइएगा राइट आंसर 30वें क्वेश्चन में। ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो अत्युन्नत लक्ष्य होता है उसको कहा जाता है मूल्यांकन। प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ साथियों, प्रथम विकल्प सही है। तो कैसा लगा टेस्ट, कमेंट में जरूर बता करके जाए।